हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कल आप सभी को जैसे कि पता होगा कि HBU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपके काउंसलिंग के अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। तो जिसने भी अभी तक वो चेक नहीं करा होगा अपना नाम चेक कर लेना कि आपको जो है कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। और सबको मैं बता दूं कि जिसके आगे ये लिख कर आया है कि मेरिट या चॉइसेस नॉट अवेलेबल, तो उसका मतलब है कि जो भी आपने चॉइसेस फिल करी थी सीट अलॉटमेंट के काउंसलिंग के टाइम पे, तो आपको उनमें से कोई भी सीट नहीं मिली है। ठीक है, तो आपको कोई भी सीट नहीं मिली है। अब आपकी ये चॉइस है कि अगर आप सेकंड काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो और नहीं कराना चाहते तो नहीं करा सकते। ठीक है, तो जिसके आगे भी ये लिखा है इसका मतलब यही है कि आपको जो है सीट कोई भी अलॉट किसी भी कॉलेज में नहीं की गई है। ठीक है, अब तो हम इस वीडियो में जो है ये बात करने वाले हैं कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए HNBU के लिए, ठीक है, तो वो क्या क्या होनी चाहिए, कैसे आपको उनको लेकर जाना है, वो सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि एक भी चीज़ अगर मिस करोगे और आप वो नहीं लेकर गए या उसको जैसे लेकर जाना है उस तरीके से नहीं लेकर गए तो आपका एडमिशन जो वो कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे उसी तरीके से प्रॉपर फॉर्म में आपको लेकर जाने हैं। आगे बात समझ में। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि भाई सेकंड काउंसलिंग कराएंगे फीस लगेगी नहीं लगेगी क्या होगा। तो अगर आपको ये डाउट अपना क्लियर करना है तो मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले कि इंस्ट्रक्शंस फॉर काउंसलिंग HNBU, इस तरीके का एक टाइटल है। वो वाली वीडियो आप कंप्लीट देख लो, आपको उससे पता चल जाएगा कि किसकी फीस लगेगी किसकी नहीं लगेगी। ठीक है, तो वो आप चीज़ वहाँ पर देख लेना। और जिसको भाई कॉलेज मिल गया है एडमिशन तो वो करा ही लेना। ठीक है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग का कोई भरोसा नहीं है। तो सेकंड काउंसलिंग के भरोसे पर मत बैठना। अगर आपको लगता है कि जो मैंने कॉलेज अभी मेरे को मिला है वो सही है, ठीक ठाक है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अफोर्डेबल है, तो आप उसमें एडमिशन ज़रूर करा लो। ओके, अब देखो क्या है, कल आपका रिजल्ट आया, आज संडे है और मंडे और ट्यूसडे सिर्फ आपके पास 2 दिन है एडमिशन कराने के लिए। तो कोशिश करना कि आपका एडमिशन जो है मंडे को ही हो जाए। इन केस आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मतलब क्या है, कोई भी गलती वगैरह होती है या कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको चाहिए होती है तो वो आप अगले दिन अरेंज कर पाओ। ठीक है, तो सभी लोग ये कोशिश करेंगे कि उनका एडमिशन जो है मंडे को हो जाए, ट्यूसडे के लिए वो बिल्कुल भी वेट ना करें। आगे बात समझ में, तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से उनको लेकर जाना है, कितनी कॉपीज लेकर जानी है, सारे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ओके, वैसे आपके पास इसकी लिस्ट भी आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ पहले से ही। तो देखो, पहले जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि ये तो आपको लेकर ही जाने हैं, इनमें आपके साथ कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। अगर आप ये नहीं लेके जाते तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पहले देख लेते हैं। तो पहला हमारा है क्लास 10th की मार्कशीट। आप सभी के पास होगी, जिसने जो है एग्जाम दिया है, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। ठीक है, और जो भी यहां पर डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं उन सब की जो है आप 3-3 फोटो कॉपीज लेकर जाओगे। आगे बात समझ में क्या, कि जो भी यहां पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, जो ओरिजिनल फॉर्म तो लेकर ही जानी है, ओरिजिनल फॉर्म के साथ साथ जो है उस डॉक्यूमेंट की 3-3 कॉपियां भी लेकर जानी है। ठीक है, फोटो कॉपी करा लेना 3-3 हर एक की। आगे बात समझ में, पहली चीज है हमारी क्लास 10th की मार्कशीट। आप ओरिजिनल वाली लेकर जाओगे, जिस भी बोर्ड से आपने अपना क्लास 10th करा था वो लेके जाओगे और उसकी 3 फोटो कॉपी लेके जाओगे। ठीक है, फिर सेकंड चीज है हमारा क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ये भी आप लेकर जाओगे ओरिजिनल फॉर्म में, और इसके साथ जो है इसकी 3 कॉपी। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जिन्होंने जो है 12th 2017 में अगर किया या उससे पहले किया है, तो क्लास 10th में ऐसा होता था कि जो आपको बड़ी सी मार्कशीट मिलती थी उसी के साथ आपका पासिंग सर्टिफिकेट अटैच होता था। तो उनको जो है अलग से अरेंज करने की जरूरत नहीं है, उनकी जो वो लंबी वाली मार्कशीट आती थी उनको सिर्फ वही लेकर जानी है। आगे बात समझ में, तो उसकी 3 कॉपी हो जाएंगी। फिर क्लास 12th की मार्कशीट हो गई। ठीक है, 12th तो आप सभी ने पास करा होगा जब आपने एग्जाम दिया, तो वो जो है ओरिजिनल लेके जानी है और उसकी 3 कॉपी लेके जानी है। क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, और भाई जिसको भी जो यहां पर डॉक्यूमेंट नहीं मिला अपने स्कूल में जाकर पता करो कल सुबह ही। ठीक है, वरना अगर आप संडे को आज कर सकते हो, मतलब आपके अच्छे रिलेशन हैं स्कूल वालों के साथ, तो आप आज ही जाकर पता करो अकाउंट ऑफिस में या जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ग्रुप में बोल रहे थे कि भाई हमें ये पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है, क्या करें क्या ना करें। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो स्कूल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप स्कूल में जाके पता करिए। आगे बात समझ में, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है या क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो क्लास 10th का तो वो दे देंगे, उनके पास ही होगा। अगर क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट उनके पास नहीं आया है तो वो आपको एक प्रोविजनल लेटर लिखकर देंगे।
ठीक है। तो आप बोलोगे कि हमें इसके लिए प्रोविजनल लेटर दे दो, तो वो लेटर लिख कर देंगे, उसमें ये लिखा होगा कि अभी जो आपकी क्लास 12 की पासिंग सर्टिफिकेट है इस बच्चे की, ये अभी तक हमारे पास बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई है, तो इस कारणवश जो है ये हम कुछ दिनों में दे देंगे। वो आपको लिख कर दे देंगे कि भाई आपको इस डेट तक अवेलेबल हो जाएगा। वो जो प्रोविजनल लेटर है वो आप इसकी जगह पर वहां यूनिवर्सिटी मतलब वहां कॉलेज में जाके शो करोगे एडमिशन के टाइम पे। क्लियर हो गया। जिसको भी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला और उनको स्कूल वाले अगर बोलते हैं कि अभी हमारे पास नहीं आया, तो आप उसके लिए प्रोविजनल लेटर लिखवा कर उस पर आपके प्रिंसिपल के साइन होंगे और स्कूल की मोहर होगी, ठीक है। तो स्कूल का स्टैंप वगैरह ये सब लगवा के आप प्रोविजनल लेटर तैयार करके उसकी भी 3 कॉपी करा लेना, वो लेकर जाना ओरिजिनल फॉर्म में और उसकी 3 कॉपी। तो इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट्स का एक सब्स्टिट्यूट लेकर जाना पड़ेगा इन केस अगर वो अवेलेबल नहीं कराते हैं। आगे बात समझ में? तो ये 4 हमारे क्लियर हो गए ऊपर के। फिर नेक्स्ट है डोमिसाइल। जो उत्तराखंड से जिन्होंने भरा था कि वो उत्तराखंड को स्टेट को बिलोंग करते हैं, वो डोमिसाइल अपना ओरिजिनल लेके जाएंगे और उसकी 3 कॉपीज लेकर जाएंगे। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो पूछे थे कि क्या जनरल के लिए भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, तो भाई क्लियर करके सुन लो, मतलब इसको ध्यान से सुन लो कि जनरल कैटेगरी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखाना। जो ओबीसी से हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, डीपीडब्ल्यू से हैं। डीपीडब्ल्यू यानी कि डिफेंस पर्सोनल वार्ड। जिसने ये जो भी कैटेगरी भरी है, जिस भी कैंडिडेट ने अपने फॉर्म में या उनके एडमिट कार्ड में लिखी है, तो उनको ये अपना लेकर जाना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वो बोलेंगे कि भाई हमारा एक्सपायर हो गया, ठीक है, या हमारा खो गया है, मिल नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको जनरल कैटेगरी में वो शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका करेक्ट एकदम आइडिया नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी में आपको डालेंगे या नहीं डालेंगे, तो ये उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिसने भी जो कैटेगरी भरी थी उसको वो सर्टिफिकेट लेकर जाना ही पड़ेगा और उसकी जो है वैलिडिटी चेक कर लेना वो एक्सपायर ना हो गया हो। आगे बात समझ में? तो ओबीसी की जिसने कैटेगरी डाली थी वो ओबीसी का लेके जाएगा, एससी वाला एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, डीपीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी या फिर पीएच कोटा बोल सकते हो, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाओगे। और जो ऑर्फन कैटेगरी जिसने भरा था वो वाला सर्टिफिकेट लेके जाएगा। एफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर वाला जिसने इस कैटेगरी भरी थी वो उसका सर्टिफिकेट लेके जाएगा। तो एज एप्लीकेबल यानी कि जो भी आपके में एप्लीकेबल होता है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल लेके जाओगे और उसकी 3 कॉपी लेके जाओगे। सारे ही डॉक्यूमेंट्स की 3-3 कॉपी लेके जानी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। आधार कार्ड ओरिजिनल वाला लेके जाना, उसकी आगे पीछे की 3 कॉपी करा लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 8 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो। मिनिमम 8 लेकर जाओ, बच जाएंगे अच्छी बात है, अपने पास वापस रख लेना, लेकिन इतने लेकर जाओ कि आपको कम ना पड़े। वहां जाके खिंचवाओगे, इधर उधर घूमोगे, उस सब चीजों में टाइम वेस्ट होगा। तो सारी चीजें पहले से अरेंज करके जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 8 जो है आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेके जाने हैं। कोशिश ये करना कि वो वाला कलर्ड फोटो लेकर जाओ जो आपके एडमिट कार्ड में लगवाया था आपने, ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड में प्रिंट होकर आया था। कोशिश करना वही सेम फोटो आप लेकर जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं हो पाता है ऐसा तो कोई बात नहीं, अपना रीसेंट जो है वो फोटो खिंचवा लेना, ठीक है। वरना ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि जो आपके एडमिट कार्ड में फोटो लगा है उसी की 8 जो है कलर्ड कॉपी निकलवा कर ले जाना। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जिसने अभी तक नहीं बनवाया है वो कल जो है मॉर्निंग में बनवा लें। जहां पर भी आप रहते हो वहां पर जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहां पर आप जाके इसको बनवा सकते हैं, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। इन केस जो बच्चा नहीं बनवा पाए अपने यहाँ के हॉस्पिटल में, तो वो जब एडमिशन कराने आएगा जिस भी कॉलेज में या जिस भी हॉस्पिटल में, तो वहां के हॉस्पिटल से भी वो बनवा सकता है। जैसे कुछ बच्चे हैं कि दूर से ट्रैवल करके देहरादून आ रहे हैं या हल्द्वानी आ रहे हैं, तो वो वहां आकर भी अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, आधे से 1 घंटा लगेगा आपको, ठीक है। पहले पर्चा बनवाना पड़ता है, उसके बाद जो मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर्स बनाते हैं उनके पास जाना पड़ता है, ठीक है। उनको फीस सबमिट करनी पड़ती है, 150 या 200 रुपये जो भी होगी, वो फीस सबमिट करके आपका थोड़ा बहुत चेकअप वगैरह करेंगे, फिर आपको जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? और कोशिश करना जिसने नहीं बनवाया अभी तक वो बनवा लेना अपने यहाँ से। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उसमें ऐसा लिखा है कि वहीं से बनवाना पड़ेगा, तो देखो मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता कि ऐसा भी है, लेकिन आप कोशिश करो कि अपने यहाँ जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहीं से बनवा के ले जाओ। अगर वहां पर भी बनवाना पड़ेगा तो बनवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले से सारी चीजें अरेंज करोगे तो आपका टाइम ही सेव होगा उससे। फिर नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस टाइम तक रिलीज नहीं हुआ है। अब कुछ देर बाद हो जाए या शाम तक हो, लेकिन आज ही हो जाएगा, ठीक है। या तो वो वेबसाइट पे शो कर देंगे कि अलॉटमेंट लेटर अवेलेबल या डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, या फिर आपको लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा कि आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड कर लेना,
ओके और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी 3 कॉपीज निकलवा लेना, ठीक है, फोटोकॉपी। अलॉटमेंट लेटर निकालना अपना ओरिजिनल, उसकी भी 3 फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो आपके पास अवेलेबल होगा, जो आप लेके गए थे एग्जाम में, अब वहां पे पता नहीं आपकी मोहर वगैरह अगर लगाई गई होगी तो वही वाला ओरिजिनल लेकर जाना आप एडमिट कार्ड, ठीक है। जो आप एग्जाम के टाइम पर लेकर गए थे वही वाला लेकर जाना। अगर मतलब किसी का अगर वो खो गया है और ऐसा है कि उसमें कोई साइन वगैरह अगर वहां पर नहीं होते तो आप दोबारा से जो है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, वरना अगर आपके पास वो वाला अवेलेबल है तो वही वाला लेकर जाना, ठीक है। एडमिट कार्ड की कॉपीज नहीं चाहिए, ठीक है, एडमिट कार्ड की कॉपीज नहीं चाहिए, फिर भी 1 या 2 कॉपी करवानी हो तो करवा लेना आप। उस वैसे कॉपी करवा लो, कॉपी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 रुपये पर कॉपी आपका लगेगा मैक्स टू मैक्स, तो करवा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको इधर उधर भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा रैंक कार्ड फ्रॉम रिजल्ट, ठीक है। तो जो आपका रिजल्ट आया था, जो भी आप कोर्स को बिलोंग करते हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम हो, जीएनएम हो या फिर आपका पैरामेडिकल हो, तो जो भी आपका रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में जहां पे आपकी रैंक लिखी हुई है उसका पेज का जो है प्रिंट आउट निकलवा लेना। मतलब जैसे आपकी रैंक है 589 या 239 आपकी रैंक है, तो 239 जिस वाले पेज में आया है रिजल्ट में, वो वाला पेज जो है आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसकी 2 कॉपीज भी निकलवा लेना, ठीक है। 2 कॉपी और करवा लेना। आगे बात समझ में? या रैंक कार्ड जो है अगर आपके लॉगिन में अवेलेबल है, मतलब लॉगिन करके आपको अगर आपका रिजल्ट शो कर रहा है तो वो आप प्रिंट कर लेना, ठीक है। इसके बारे में मुझे नहीं पता कि रिजल्ट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वरना जो आपका रिजल्ट आया था उसमें से वो वाला पेज निकाल लेना जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है काउंसलिंग रिजल्ट पेज विद योर नेम। अब जो काउंसलिंग का रिजल्ट जो कल रात में आया है, सभी का जो आया है, एएनएम का हो, वो बीएससी नर्सिंग का हो, ठीक है, पैरामेडिकल का हो, जीएनएम का हो, तो किसी का भी जिसका भी आया है तो उसमें जिसमें आपका नाम है लिखा हुआ वो वाला पेज जरूर प्रिंट करवा लेना, ठीक है। काउंसलिंग का जो वो वाला रिजल्ट का पेज है जिसमें आपका नाम लिखा है, ओके, उसकी भी 2 कॉपी आप करवा सकते हो। फिर क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गैप सर्टिफिकेट अफिडेविट इफ एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने क्या करा, 2020 में जो है अपना 12th कंप्लीट करा था, उसके बाद जो है आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करा, आपने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करा, तो आपका जो 1 साल का गैप हो गया, उस गैप के लिए आपका एक एफिडेविट सर्टिफिकेट बनता है, वो आपका बनेगा तहसील से। तो जो भी आपके पास, आपके आसपास जो भी तहसील होगी वहां जाकर आप इसको बनवा सकते हो कि भाई हमें गैप सर्टिफिकेट वाला एफिडेविट बनवाना है, ऐसा आप उनको बोलोगे वहां पर, तो आपको कोई भी बता देगा कि भाई यहां पर बनेगा, वहां जाकर बनवा लेना। आगे बात समझ में? अब किसी का हो सकता है 2 साल का गैप है तो उसको 2 साल के लिए बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो गैप सर्टिफिकेट उसके लिए एप्लीकेबल होगा जिन्होंने गैप लिया है अपना, मतलब जिन्होंने प्रीवियस अपनी एजुकेशन छोड़ दी थी और उसको छोड़े हुए मिनिमम 1 साल हो चुका है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि मान लो किसी ने बीए कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो और बीएससी करे हुए उसे 1 साल हो गया लेकिन उसने पिछले साल में कोई भी पढ़ाई नहीं करी, तो उसको जो है वो वाला सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 1 साल के लिए। क्लियर हो गया? गैप सर्टिफिकेट का मतलब यही है कि अगर आप एजुकेशन कर रहे थे, एजुकेशन आप ले रहे थे, उसके बाद आपने मिनिमम 1 साल छोड़ दिया है बीच में, या 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, तो जितने साल आपने छोड़ दिए हैं जिसमें आपने कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई नहीं करी है, तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बनवाना पड़ेगा? क्योंकि जब आप टीसी लोगे तो आप अपने पुराने वाले इंस्टीट्यूशन से लोगे। अब मान लो 2020 में आपने अगर स्कूल छोड़ दिया तो 2020 की आपको टीसी कट के मिलेगी वहां से, ठीक है। तो आपको जो है 1 साल का सर्टिफिकेट उस केस में दिखाना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बात करें फीस की, क्योंकि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने और साथ में क्या फीस लेके जानी पड़ेगी। फीस लेके जाओगे और वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है यानी कि डीडी जो है वो कहां पर किस बैंक में बनेगा, वो सारी डिटेल्स आपको कॉलेज वाले देंगे। तो आपको जो है फीस जो है या तो आप कैश में कैरी करके ले जाओ या फिर आप अपने अकाउंट में डाल लो और वो वाला जो एटीएम कार्ड होगा उसमें ले जाना, ठीक है। तो फीस नर्सिंग, ये देखो मिनिमम, मतलब ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट फीस बताई कि भाई इतने पैसे जो है आप अपने साथ लेकर जाओ, इतने पैसे तक की जरूरत आपको पड़ सकती है फीस जमा करने में। जैसे नर्सिंग के केस में जो है आप मिनिमम जो है 15,000 रुपए लेकर जाओ, ठीक है। इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला, इसके अंदर ही अंदर होगा, मतलब 11,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, तो वो उन पर डिपेंड करता है, वो आपको सारा कैलकुलेट करके बता देंगे। लेकिन आप जो है मिनिमम इतनी फीस लेकर जाओ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपके पास पैसे कम ना पड़े, ये चीज है। बच जाए वो अलग बात है, लेकिन कम नहीं पड़ने चाहिए। तो नर्सिंग के केस में जो है आप 15,000 रुपए लेके जाओगे। एएनएम का जो एडमिशन करवाने जा रहे हैं वो 8,000 रुपए लेके जाएं। जीएनएम का जो एडमिशन करा रहे हैं वो 10,000 रुपए लेके जाएं और पैरामेडिकल का जो एडमिशन करा रहे हैं वो 50,000 रुपए लेके जाएं, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो मैंने फीस बताई है मैंने ऑफिशियल जो आपका स्टेट, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आए थे वेबसाइट पर फीस से रिलेटेड, तो उससे मैंने देखकर बताया। तो पैरामेडिकल के केस में उन्होंने 45,000 लिखा था, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो 19-20 के लिए था। अब हो सकता है अगर कुछ फीस वगैरह बढ़ गई हो
तो इसीलिए मैंने आपको जो है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दी कि भाई 50,000 रुपये पैरामेडिकल वाले ले जाना, ठीक है। तो इतना कैश ले जाओ, या तो आप वैसे कैश ले जाना थोड़ा रिस्की है, तो आप अपने अकाउंट में जमा कर लो और वो वाले अकाउंट का जो एटीएम कार्ड होगा वो आप ले जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स फॉर विच टाइम मे बी गिवन आफ्टर रिसीविंग डिक्लेरेशन। अब देखो हुआ क्या है कि कल रात रिजल्ट आया है, तो अब भाई हर किसी बच्चे को तो पता नहीं था कि भाई मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आज हो गया संडे। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा दूर से ट्रैवल करके आना पड़ा, जैसे कोई अगर कुमाऊं रीजन से है, वो देहरादून अगर ट्रैवल करके आ रहा है तो उसे लगभग जो है 1.5 दिन लग जाएगा। तो उस केस में क्या है, आप जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इन सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप लेकर जाइए। इन केस आप अगर अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं स्कूल से या कॉलेज से, जिसमें भी आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो आपको जो है वहां पर टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। 1 हफ्ते या 10 दिन का आपको टाइम दिया जा सकता है और आपसे जो है वो डिक्लेरेशन ले लेंगे इस बात की कि भाई मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस कोर्स में एडमिशन ले रहा हूं, मेरे ये डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, अगर मैं इसको इस तारीख तक जमा नहीं करता हूं तो मेरा एडमिशन उसी टाइम जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरीके का डिक्लेरेशन, एक सर्टिफिकेट आपसे वो साइन करवाएंगे और आपको जो है टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स, ये जो मैंने नीचे 3 लिखे हैं, इनकी इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके पास अवेलेबल हैं और आप करवा सकते हो और लेकर जा सकते हो तो इनको जरूर लेकर जाइए। ये सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने बताया जो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है इनको अरेंज करने का अपने स्कूल या कॉलेज से, ठीक है। बाकी सभी को लेकर जाना अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि सीसी हो गया और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। अब ये मैंने आपको सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बता दिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। इनकेस अगर कुछ भी चाहिए होगा तो वो आपका ऐसा कोई होगा, जैसे एफिडेविट एक लिखा होता है, जैसे एंटी रैगिंग का एफिडेविट होता है, तो वो आपका वहीं पर बनेगा जाकर, ठीक है। बस एक वो एंटी रैगिंग वाला ही है जो कि आपका वहां पर होगा, जिसमें आप साइन करोगे, आपके साथ जो पेरेंट्स या गार्जियन आएंगे वो साइन करेंगे उस पर। आगे बात समझ में, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कट बता दिए किस तरीके से लेके जाने हैं। सभी की 3-3 कॉपीज करवा लेना, कॉपीज करा लोगे भले ही वो वेस्ट चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास होनी चाहिए क्योंकि वहां पर कॉपीज जो है मांगेंगे। आगे बात समझ में, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, फीस के बारे में बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मेरे को लगता है कि आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ये कहाँ से अरेंज करें, ये लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने अब इसमें क्लियरली बता दी हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जो भी HNBO का एडमिशन करवाने के लिए जा रहे हैं हम, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।